नमस्कार। द नागरिक में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं 7 दिन 7 पत्रकार। इस कार्यक्रम में हर दिन हम किसी न किसी विशेष पत्रकार को बुलाते हैं और उनसे कुछ विशेष बातचीत करते हैं। आज हमारे साथ हैं देश के जाने-माने पत्रकार प्रदीप चौहान। पहले उनसे हम मिल लेते हैं, फिर उनके बारे में बतलाते हैं। प्रदीप जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार। और प्रदीप जी के बारे में मैं बताऊं कि प्रदीप जी पिछले समझ लीजिए 25-26 सालों से पत्रकारिता में और प्रिंट मीडिया से उन्होंने शुरुआत की, इंडियन एक्सप्रेस में काम किया और इंडियन एक्सप्रेस के बाद वो आज तक में जी न्यूज में आए। सबसे पहले जी न्यूज में आए, करेक्ट ना? तो सबसे पहले जी, जी जी। न्यूज में आए, प्रिंट मीडिया से होकर के यहाँ जिसको ब्रॉडकास्ट मीडिया कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी कहते हैं। तो जी न्यूज में आए। दरअसल उसके दरअसल बाद आज धनंजय तक जी जी जिस वक्त में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया तब तक कोई चैनल होता ही नहीं था, कोई न्यूज़ चैनल था नहीं। जी टीवी पे शाम को 10 बजे खबर बुलेटिन आया करता था, उस टीम में था। बिल्कुल। तो आप जो है जी न्यूज़ में आए, उसके बाद फिर आज तक में आए और 10-12 साल की पत्रकारिता आज में की, फिर जो है उसके पहले जी न्यूज़ में 7-8 साल रहे, उसके पहले इंडियन एक्सप्रेस में काम किया। तो प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया और अब डिजिटल मीडिया, मीडिया 3 भाग में देखिए बटा हुआ और डिजिटल मीडिया। तो डिजिटल मीडिया में भी प्रदीप चौहान जी बेहद सक्रिय हैं। इनका अपना डिजिटल चैनल है जिसका नाम है खबर हाट। आप सुनते भी होंगे, आप इनको देखते भी होंगे। और प्रदीप जी में एक क्वालिटी है कि इन्होंने जो है हिमाचल प्रदेश के तो रहने वाले, अभी शिमला से बोल रहे हैं, तो शिमला के तो हिमाचल प्रदेश की राजनीति को तो समझते ही हैं। उसके अलावा जो पंजाब है सटा हुआ प्रदेश, जो हरियाणा है, जो राजस्थान है, जो जम्मू कश्मीर है, इन सब प्रदेशों के लिए उन्होंने अपने पत्रकारीय जीवन में काम किया है। उन प्रदेशों पे काम किया है और राजस्थान पे भी काम किया है, हरियाणा पे भी काम किया है, पंजाब पे काम किया है, जम्मू कश्मीर के लिए काम किया है। तो उस पूरे जोन के एक तरह समझिए वो एक्सपर्ट पत्रकार है प्रदीप चौहान जी। तो हमने आज इनको बुलाया भी इसीलिए कि वहाँ उस जोन के लोग जो है क्या देख रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव को के मद्देनजर की। विधानसभा चुनाव तो हिमाचल प्रदेश में हो गया, हरियाणा में होने वाला है, राजस्थान में भी होगा, लेकिन जो सारी तैयारी है, राजनीतिक तैयारी है, वो तैयारी हो रही है 2024 के चुनाव को देखते हुए कि 2024 में क्या होगा। राजनीतिक पार्टियां भी उसी तरह से तैयार हैं। अब देखिए इंडिया गठबंधन बन गया है, जो कहते रहे बीजेपी वाले लोग अक्सर कि जो है इंडिया गठबंधन, या उस समय तो गठबंधन का नाम नहीं था, कि विपक्षी एकता संभव नहीं है, सब अलग अलग ध्रुव हैं। ये जो ममता अलग बोलती हैं, नीतीश अलग बोलते हैं, अखिलेश अलग बोलते हैं, केजरीवाल अलग बोलते हैं, सब अलग बोलते हैं, इनका संभव नहीं। लेकिन ये संभव नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ। और फिर देखिए कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, जो जिनके बारे में कहा गया कि पहली मीटिंग के बाद जो है वो नाराज होकर के चले गए अध्यादेश को लेकर के, वो जो बेंगलुरु में मीटिंग हुई उसमें वो आए और बहुत महत्वपूर्ण घटक के तौर पे उन्होंने अपना बयान दिया। तो इंडिया गठबंधन बन गया और लगा बीजेपी को कि अब जो है गठबंधन तैयार हो जाएगा। तो उन्होंने आनंद फानंद में उसी दिन, जिस दिन बेंगलुरु में चल रहा था 18 तारीख को, उसी दिन उन्होंने जो है एनडीए की बैठक बुलाई। और एनडीए में देश में बाकी जितनी छोटे छोटे दल थे बचे हुए, जिसको महाराष्ट्र के तो वो दल थे जिनको उन्होंने कही, आरोप तो यही है कांग्रेस का कि उन्होंने तोड़ा, साम दाम दंड भेद लगा करके। वो चाहे अजित पवार गुट हो या चाहे शिंदे गुट हो, दोनों गुट उनके साथ आए। बिहार में भी वैसे ही हुआ। जो एलजेपी है, जो रामविलास पासवान की पार्टी थी, वो 2 भाग में बटा। एक रामविलास पासवान के बेटे जो चिराग पासवान है उनके पास रहा, और एक गुट जो है वो उनके भाई पशुपतिनाथ पारस है उनके साथ रहा। फिर उत्तर प्रदेश से देखिए अशोक जो जो राजभर हैं, राजभर इनके साथ आए। अनुप्रिया पटेल तो पहले से उनके साथ थी। तो इस तरह से और नॉर्थ ईस्ट से ढेर सारे लोग आ गए। तो ये बात चली कि 38 पार्टियों को लेकर के इन्होंने गठबंधन बनाया है। यानी जो इंडिया का जो गठबंधन है, या जो कहिए कांग्रेस लीडरशिप में जो गठबंधन बना है, उससे बीजेपी के लोग परेशान हुए। हालांकि इसके पहले 1 साल पहले उन्होंने, जो नड्डा साहब हैं, वो बिहार में बोल करके आए थे कि सारी रीजनल पार्टियां खत्म हो जाएंगी, रहेगी तो सिर्फ बीजेपी। लेकिन जब इंडिया गठबंधन बना तो बीजेपी का विश्वास जो है वो डोलने लगा, और इसीलिए एनडीए का गठबंधन बना। तो एनडीए गठबंधन और जो है इंडिया का गठबंधन, उस पर तो बात करेंगे ही। हम शुरुआत करते हैं प्रदीप जी सबसे पहले हिमाचल प्रदेश से, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सत्ता बदली। और एक तो ये भी है कि हिमाचल प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि एक बार ये, एक बार वो रहते हैं, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। तो ऐसा लग रहा था कि बीजेपी रिटेन कर जाएगी, फिर से रह जाएगी बीजेपी, क्योंकि मोदी जी का करिश्मा जो है वो सर चढ़ करके बोल रहा था। लेकिन हिमाचल प्रदेश में बदल गया,
सत्ता बदली और अच्छे खासी बहुमत से बदली, ताकि अगर बीजेपी के लोगों पे जो आरोप लगता रहता है कि सरकार हम जीतेंगे तो अब तो सरकार बनाएंगे ही, हम नहीं जीतेंगे तब भी सरकार बनाएंगे, वो भी पॉसिबल होता हुआ नहीं दिखा। फिर चीफ मिनिस्टर के नाम पर भी हुआ कि जो प्रतिभा सिंह है उनको चीफ मिनिस्टर बनाना है या उनके बेटे को चीफ मिनिस्टर बनाना है, तो खींचतान चली और फाइनली जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो वहाँ के मुख्यमंत्री बने। सुखविंदर सिंह सुक्खू आम परिवार से आए हुए हैं, वो एनएसयूआई में छात्र संगठन में भी अध्यक्ष रहे, वहां से राजनीति उन्होंने शुरू की और हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक जो है आम चेहरा माने जाते हैं। तो सबसे पहले प्रदीप जी सवाल आपसे ये, सुक्खू जी का राजकाज कैसा चल रहा है? देखिए धनंजय भाई, अगर मैं रेटिंग की बात करूंगा, अगर मैं एक पत्रकार के तौर पे, इंडिपेंडेंट पत्रकार के बात पे कहूं, तो अभी मैं 10 में से उन्हें 6 नंबर दूंगा अभी तक। उसके रीजन ये है कि एक तो वो थोड़े से इनएक्सपीरियंस्ड है, उन्होंने कभी वो मंत्री भी नहीं रहे सुखविंदर सिंह सुक्खू, और उन्होंने जो मंत्रिमंडल भी चुना उसमें एक ही मंत्री ऐसा है जो एक्सपीरियंस है, बाकी सब नए चेहरे लिए थे। तो वो होता है, स्टार्टिंग में आपको टाइम लगता है। इससे पहले बीजेपी के जो मुख्यमंत्री थे वो तो 5 बार के मंत्री थे, लेकिन मुख्यमंत्री पहली बार बने, उनका हाल तो इससे भी ज्यादा बुरा था। उनको तो चौथे साल में जाके समझ में आया कि ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कैसे करते हैं। लेकिन इन्होंने अभी जो बाढ़ आई हिमाचल में, उस बाढ़ को जिस तरह से कंट्रोल किया ना, तुरंत, मतलब आप समझिए कि पहाड़ी इलाके में होते हुए भी, जहां सबसे मुश्किल काम है सड़क बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, उन्होंने एक दिन सिर्फ कनेक्टिविटी, जो मुख्य शहर है उनकी टूटी, अगले दिन ही रोड थ्रू हो गया, लाइट सब जगह आ गई, टेलीफोन कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी सब शुरू हो गई। खुद हेलीकॉप्टर से हर जगह जाके मुआयना किया। तो वहां जो है, जो अभी एकदम से इन्होंने दिखाया कि किस तरह से एक्चुअल में वो सीख रहे हैं चीजें, और सीख चुके हैं काफी हद तक। बस थोड़ी सी अगर जो उन्हें, मेरे को कमी ये लगती है, उनकी कमी अभी ये लग रही है कि वो सरकार पे ज्यादा फोकस दे रहे हैं, लेकिन सरकार के साथ साथ एक पार्टी को चलाना भी मुख्यमंत्री का काम होता है, पार्टी को आगे ले जाना। उस संगठन को पे थोड़ा सा जो है, उतना संगठन के लोगों को उनका सपोर्ट नहीं मिल पा रहा जितना होना चाहिए, लेकिन वक्त के साथ सीख जाएंगे तो सारी चीजें बैलेंस करना। ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल काफी हद तक उन्होंने कर लिया है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी जब कंट्रोल में आ जाती है ना, तो चीजें फिर सारी लाइन में आनी शुरू हो जाती है। तो अभी तक मेरे हिसाब से 6 में से 10 है, लेकिन हो सकता है कि लोकसभा चुनाव आते आते तक 6 से 10 में से 7.5 8 तक पहुंच जाए। मतलब उनकी उनकी रेटिंग बढ़ेगी? नहीं तो मैं जी बढ़ेगी, पक्का बढ़ेगी। उनकी जो मैं जहां मैं बात, देखिए संगठन अलग है, ठीक है, संगठन है मजबूत है तो आप अगली बार सत्ता में आएंगे, लेकिन फिलहाल तो सत्ता में है और मुख्यमंत्री से जो अपेक्षा होती है, क्योंकि केवल संगठन तो काम करता नहीं है, संगठन के अलावा आपका परफॉर्मेंस क्या है। तो अगर परफॉर्मेंस के स्तर पे, क्योंकि हम इसलिए सवाल कर रहे हैं कि आप नजदीक से जानते हैं उनको वहां से, तो हो सकता है खुद से आपका निजी परिचय भी हो, क्योंकि छोटा स्टेट है, आपने इतने लंबे समय पत्रकारिता की है, चैनलों की पत्रकारिता की है, तो आप उनके करीब रहे होंगे, इसलिए जानते होंगे व्यक्तिगत तौर पे आप। मैं ये कहूं कि जो जो एक गुड गवर्नेंस की बात है, क्योंकि नागरिक को, जो नागरिक है जिन्होंने वोट दिया है, गुड गवर्नेंस के लिए वोट दिया है। आपकी पार्टी कितनी मजबूत है कितनी कमजोर है वो सेकेंडरी हो जाती है। जो पहला होता है कि भैया आप गवर्नेंस कैसे कर रहे हैं, और खास करके गवर्नेंस का पता तब चलता है जब विपत्ति काल में आप कैसे बिहेव करते हैं। कि समझिए इतनी भारी बाढ़ आई, लैंडस्लाइड है, हालांकि हिमाचल प्रदेश में अक्सर इस तरह की घटनाएं होती है, उसमें किस तरह से काम किया वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो आप कह रहे हैं कि उसमें उन्होंने अपनी तरफ से उत्साह दिखाया और बढ़िया काम किया, उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की, तो धीरे धीरे चीजें बनी। लेकिन एक नीयत सबसे इंपॉर्टेंट होती है प्रदीप भाई, कि नीयत क्या है मुख्यमंत्री की, क्या अपने प्रदेश में गुड गवर्नेंस चाहता है या वो अपनी किसी खास एजेंडे को अपना रहा है। जैसे एक बात मैं कहूँ और इसमें ऐड करके फिर आपसे सवाल वो बन जाएगा कि आमतौर पे ये बात आती रहती है कि गुटबाजी जो है बहुत ये हो जाती है, और वहाँ हिमाचल प्रदेश में भी छोटा स्टेट है, 4 लोकसभा सीट है, फिर भी गुटबाजी तो है। और वीरभद्र सिंह चूंकि वहाँ के रियासत के भी रहे, राजा रहे, और उसके बाद जो है वो मुख्यमंत्री बने, लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने, और कांग्रेस में उनका बड़ा भारी प्रभाव है। तो उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह का प्रभाव है, उनके बेटे का प्रभाव है, हालांकि उनके बेटे मंत्री बनाए गए। तो एक जो लग रहा था कि पता नहीं प्रतिभा सिंह किस तरह से काम करने देंगे, करने नहीं देंगी, तो वो उसमें क्या लग रहा है, सुक्खू जो है काम कर पा रहे हैं, उसमें प्रतिभा सिंह का सपोर्ट है या उस तरह से सपोर्ट नहीं मिल रहा है जो आप कह रहे हैं, उसको स्पष्ट कर दीजिए। देखिए धनंजय भाई, पहले मैं आपको बता दूं कि जो सुखविंदर सिंह सुक्खू है, उनसे मेरी जान पहचान ऐसी है कि कॉलेज में भी मेरे सीनियर थे वो, यूनिवर्सिटी में भी मेरे सीनियर थे, मतलब 5 6 साल 7 साल सीनियर थे वो। लेकिन उसके बाद पत्रकारिता के तौर पे तो उनसे काफी मुलाकात हुई है।
लेकिन उनकी जो ओवरऑल कोशिश अभी जो नजर आ रही है वो नजर आ रही है क्योंकि वो बहुत मामूली घर से निकल के आए हैं। मतलब वो खुद आप सोचिए कि जब वो कॉलेज में पढ़ते थे तो वो अखबार सुबह लोगों के घर में अखबार डालने का काम करते थे, वहां से अपना जो है फीस का इंतजाम करते थे। उन्होंने जो कोशिश की वो की कि मैं आम लोगों का मुख्यमंत्री बनकर रहूं। आप कई बार सुबह अगर वॉक कर रहे होंगे शिमला मॉल रोड पे तो आपको मुख्यमंत्री अकेले वॉक करते हुए दिख जाएंगे। आपको आपको बहुत लोगों को मिले हैं जब मुख्यमंत्री अकेले वॉक कर रहे थे बिना किसी सिक्योरिटी के। तो इस तरह की एक जो है वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों के साथ। और रही बात जो आपने प्रतिभा सिंह की बात की, देखिए अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष हैं, बेटे मंत्री है, जबकि ऐसा कांग्रेस में होता नहीं है। एक परिवार में एक ही चीज मिल सकती है, फिर भी दोनों चीजें मिली हुई क्योंकि लेगेसी वीरभद्र सिंह की जैसे आपने कहा वो है कि 6 बार के मुख्यमंत्री थे वो। तो ऐसे में अभी अंदर इसमें कोई शक नहीं है कि प्रतिभा सिंह का जो गुट है उसके अंदर एक खलबली तो मची हुई है क्योंकि वो उनको लग रहा था कि ये तो हमारे को मिलनी चाहिए थी मुख्यमंत्री की कुर्सी। लेकिन वो मैं मानता हूं कि अगर कांग्रेस वैसा करती तो बहुत गलत संदेश जाता है क्योंकि उनके बेटे भी अभी दूसरी बार ही विधायक बने हैं और खुद वो सांसद अभी बनी है, उससे पहले हार गई थी तो एक बार पहले सांसद रही थी, उनको भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। कांग्रेस ने ये डिसीजन बहुत सही लिया कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जैसा जो नीचे से उठ के आया, 9-8 साल प्रदेश का अध्यक्ष रहा यहाँ पार्टी को खड़ा किया था उन्होंने, उनको चुन के बहुत सही काम किया था। लेकिन वो गुटबाजी तो नो डाउट वो चल रही है, लेकिन इसका नुकसान लोकसभा चुनाव में ना हो इस चीज का भी ध्यान रखा जा रहा है। हालांकि कभी कभी वीरभद्र सिंह के बेटे हैं जो वो कई बार ऐसा बयान दे जाते हैं कि जो सिर्फ प्रदेश सरकार के खिलाफ नहीं, कई बार कांग्रेस के खिलाफ ही चला जाता है। इस तरह की चीजें बयान दे जाते हैं, लेकिन फिर वो बाद में वो अपने हिसाब से उसका जो है जवाब भी दे देते हैं, सफाई देते हैं। लेकिन रही बात तो ये कि नीयत कैसी है, नीयत इस जो सुखविंदर सिंह सुक्खू की नीयत अभी तक लग रही, नीयत इनकी ये है कि इनका कोई गुट है नहीं असल में, क्योंकि ये कभी ना मंत्री रहे ना ये कभी किसी बोर्ड के चेयरमैन रहे। पार्टी अध्यक्ष जरूर रहे हैं, वो जो पार्टी अध्यक्ष के टाइम में कुछ लोग साथ होते हैं उन सब लोगों को इन्होंने एडजस्ट कर लिया है। किसी को अपना मीडिया एडवाइजर बना दिया, किसी को बोर्ड का चेयरमैन बना दिया, या किसी को अपना ओएसडी बना दिया, बस वही है। उसके अलावा इनकी ऐसी कोई गुटबाजी नहीं है कि जी उन सबको एडजस्ट करना हो। अगली बार को हो सकता है क्योंकि इस बार अब मुख्यमंत्री बने, नेक्स्ट टाइम हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल इनका कोई ऐसा गुट नहीं है जिसके लेके नीयत इनकी लगे कि नहीं ये नीयत से जो है वो ठीक नहीं करे। बल्कि इन पे तो उल्टा इल्जाम लगे कि खुद हमीरपुर के रहने वाले हैं, हमीरपुर जिला से चुन के आते हैं जहां से अनुराग ठाकुर भी हैं। अनुराग ठाकुर के पिता वहां से मुख्यमंत्री थे और इन्होंने जो अपने ज्यादातर मंत्री बनाए वो शिमला डिस्ट्रिक्ट से बनाए हैं। तो बल्कि इन पे तो ये लगा कि भाई खुद चुन के वहां से आ रहे हैं और बना यहाँ रहे और इस डिस्ट्रिक्ट के लोगों को ज्यादा दे रहे हैं। तो ये चीज है। तो नीयत पे मुझे अभी कोई शक नहीं है। नीयत पे मैं कहूंगा कि नीयत ईमानदार है इस इंसान की अभी तक नीयत, और ना ही इन पे कोई आरोप अभी तक लगा इस तरह का कुछ। लेकिन ये है कि हाँ सीख रहे हैं चीजें, तो सीखने का थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। जी, अब एक महत्वपूर्ण ये भी है कि ठीक है नीयत तो उनकी अच्छी है, लेकिन खाली हमारी एक चीज धनंजय भाई मैं बोलना चाहूंगा, हिमाचल के साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है सर। जब हम बात करते हैं तो हिमाचल को कहते हैं छोटी स्टेट है, 4 लोकसभा सीट, लेकिन जब सरकार को सहायता देने उसकी बात आती है या कोई सर्वे होता है तो हिमाचल को बड़ी स्टेट्स में डाला जाता है। वहां पर हालांकि उसके बावजूद आई एम प्राउड ऑफ माय स्टेट की शिक्षा में हम केरल के बाद नंबर 2 हैं, हेल्थ में हम नंबर 2 हैं, बाकी लिटरेसी रेट में नंबर 2 है। और आप जब सरकार जो सर्वे करती है या प्राइवेट देते हैं तो जब भी ओवरऑल अवार्ड देते हैं तो रैंकिंग में हमारी स्टेट नंबर 1 नंबर 2 इसी पे रहती है। पहाड़ी क्षेत्र होने के बावजूद जहां दुर्गम स्थितियां ऐसी है कि कई तो 6-6 महीने तक कटे रहते हैं इलाके। लेकिन बस वो दुख वही होता है कि जब पैसा मिलने की बारी आती है तो हिमाचल छोटा स्टेट है, जब लेने की बारी आती है तो हिमाचल को बड़ी स्टेट की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। नहीं, आप सही कह रहे हैं। हम जो छोटा स्टेट बेसिकली एक है ना कि अकल बड़ी की भैंस, तो देख के बतलाऊं की सोच के, तो ज्यादातर लोग तो देख ही के बतलाते हैं, तो देख के बतलाते हैं तो क्षेत्रफल में छोटा दिखता है, लेकिन जब अकल से बतलाएंगे तो बड़ा दिखेगा। जैसे आपने तो गिनाए। मैं और एक बात कहूँ कि हिमाचल प्रदेश जो है सेब के लिए फेमस है, एप्पल के लिए, और पूरे देश का जो है पूरे देश की आबादी वहाँ के एप्पल खाती है, तंदुरुस्त होती है। वो जो एक लाइन है कि आप रोज एक एप्पल खाइए और स्वास्थ्य बनाइए, डॉक्टरों से दूर रहिए, वो हिमाचल प्रदेश का तो बड़ा योगदान है उस मामले में। लेकिन मैं इस पे भी आऊंगा, हिमाचल प्रदेश के सेब पे भी आऊंगा, चूंकि वो बड़ा सवाल है, बड़ा हल्ला हुआ था कि अडानी जो है
वो सेब किसानों से खरीद रहे हैं और किसानों को सही तरीके से उसका ये नहीं मिल रहा है, एक अलग एक जो है अलग किस्म की राजनीति है उसके पीछे, उस पर भी आता हूँ। लेकिन पहले जो सामने की राजनीति दिख रही है उस पर बात कर दूं। अब जो है आपके प्रदेश से दो महत्वपूर्ण व्यक्ति अभी सामने दिखाई पड़ रहे हैं जो बीजेपी सरकार है या बीजेपी है उसमें। एक तो अध्यक्ष है नड्डा साहब, हालांकि उन्होंने पढ़ाई हमारे बिहार में की है, जेपी नड्डा साहब की पढ़ाई बिहार में हुई है, लेकिन जेपी नड्डा साहब आपके प्रदेश के हैं जो बीजेपी अध्यक्ष हैं और बड़े मुखर हैं अभी तो, चूंकि फिर जो है दूसरे व्यक्ति हैं वो जो अनुराग ठाकुर का नाम लिया, हमीरपुर से जो जीत करके आए हैं। तो अनुराग ठाकुर बहुत चुके, अब उनकी भी लेगेसी है, उनके पिता वहां मुख्यमंत्री रहे काफी समय, और वो जो है एक परिवारवाद पे, भले मोदी जी कहें कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, लेकिन वो तो परिवारवाद के सीधे साधे और बड़े ज्वलंत उदाहरण है वो अनुराग ठाकुर को बड़ा मंत्रालय भी मिला होता है, इस बार भी बढ़िया मिला हुआ है। तो अनुराग ठाकुर और जो नड्डा साहब है, इनका कितना प्रभाव है हिमाचल प्रदेश में? क्या बीजेपी इनके भरोसे है या बीजेपी में कुछ और लोग हैं? ईमानदार जवाब दूं सर, तो ईमानदार जवाब है कि नड्डा जी तो अपनी सीट भी नहीं निकाल पाएंगे अगर नड्डा जी यहाँ आ जाए, विधानसभा चुनाव लड़ ले। हाँ, अनुराग ठाकुर क्योंकि यंग है, यंग उन्होंने एक अपनी टीम बना रखी है, उनके साथ कनेक्ट करते हैं। दूसरी बात, अनुराग ठाकुर के पिता का हमीरपुर इलाके में नाम चलता है, नो डाउट। हैरानी की बात आपको ये होगी कि जब ये नड्डा जी हिमाचल में स्वास्थ्य मंत्री थे और अनुराग ठाकुर के पिता मुख्यमंत्री थे, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं आज तक में था, यहाँ प्लेग फैला एक जगह सर, और जहां प्लेग फैला वो कॉन्स्टिट्यूंसी थी वीरभद्र सिंह की, वो अपोजिशन पे थे। और सेंटर में जो हेल्थ मिनिस्टर थे वो आपके बिहार से थे, सीपी ठाकुर। हाँ, वो आए बाकायदा, जी जी, डॉक्टर भी वो थे, आए, जी जी, रियल डॉक्टर थे। वो चंडीगढ़ आए, चंडीगढ़ से हम उनके साथ हेलीकॉप्टर में बैठे, रास्ते में शिमला से मुख्यमंत्री धूमल और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी को साथ लेके गए, वहां पर इलाके में गए। तो वापसी में नड्डा जी ने जो मुझसे कहा कि एक तो रिक्वेस्ट की कि इसको थोड़ा सा कवरेज में थोड़ा सा हाथ ढीला रखिएगा क्योंकि भाई मेरे मंत्रालय वैसे ही खतरे में है। उसके बाद नड्डा जी हार गए चुनाव, और नड्डा जी ने चुनाव से, राजनीति से मतलब संन्यास लेने तक का तकरीबन मन बना लिया था, क्योंकि प्रेम कुमार धूमल के साथ उनका 36 का आंकड़ा था, और जो आज भी है। प्रेम कुमार धूमल उन्हें पसंद नहीं करते थे बिल्कुल भी, जेपी नड्डा को। लेकिन आज आयरनी ये है कि प्रेम कुमार धूमल के बेटे और जेपी नड्डा दोनों एक ही पार्टी में है, दोनों महत्वपूर्ण पोजीशन पे है। और मजे की बात है कि जो नरेंद्र मोदी है वो हिमाचल के इंचार्ज रहे हैं, गली गली में घूमे हैं हिमाचल में। एक चीज वो बड़ी अच्छी करते हैं सर, कहीं भी जाते हैं वहां के जो उस वक्त के पत्रकार होते हैं उनके नाम, जो उनके जिनके साथ मिले थे वो नाम पूछ लेते हैं पहले, और मंच से एक आध पत्रकार का नाम भी जरूर ले लेते हैं, या एक आध दुकानदार, छोटे चाय वाले का नाम ले लेते हैं वो, क्योंकि उन्होंने यहाँ बहुत घुमा है। तो तीनों का बहुत, इसीलिए शायद मुझे लगता है दो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो जो है वो हिमाचल को दिए नड्डा जी ने। उसके बावजूद भी लेकिन ये है कि आज हालत पतली है। जो जिस तरह से रिजेक्ट किया, मोदी जी को लग रहा था कि मेरा तो हिमाचल के साथ इतना गहरा नाता है, मेरे चेहरे पे वोट मिलेंगे, लेकिन पब्लिक ने रिजेक्ट किया विधानसभा चुनाव में, बाकायदा रिजेक्ट किया, क्योंकि पब्लिक को चाहिए इश्यू बेस्ड। अब जो है ना वो बहुत हो गया सर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चलने वाला ज्ञान, बरगलाने वाला ज्ञान। आज की राजनीति, खास करके अगर पढ़ी लिखी स्टेट है हिमाचल जैसी, तो पढ़ी लिखी स्टेट में इश्यू बेस्ड पॉलिटिक्स ही हो सकती है आपकी, यहाँ धर्म की पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। हालांकि अभी बीजेपी ने बहुत गलत काम किया। एक पहली बार हिमाचल में एक छोटा सा इंसिडेंस हुआ जहां मुस्लिम लड़का इन्वॉल्व था, उसको जो है वो उसकी फैमिली को लेकर हिंदू मुस्लिम करने लगे, जबकि यहाँ 1.2% शायद मुस्लिम आबादी है टोटल मिला के। हिंदू मुस्लिम की जो है यहाँ क्या कहते हैं, नींव डालने की कोशिश करी, वहां यहाँ भी दरार डालने की कोशिश करी हिमाचल में, जबकि यहाँ ऐसा हो नहीं सकता। उत्तराखंड का फॉर्मूला यहाँ लाने की कोशिश की, ये बहुत गलत किया। लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कहूंगा कि इश्यू बेस्ड ही यहाँ लोगों को चाहिए, आपके मुद्दे क्या हैं उसी पे यहाँ राजनीति चलती है। यहाँ पर वो लहर वाली राजनीति पिछली बार चल गई, वो इसलिए चली, पिछली बार भी मैं बता रहा हूँ 2019 में हिमाचल के 4 जिले, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना और काफी हद तक अगर आप चंबा भी ले लें, ये 4 जिले ऐसे हैं जहां हर तीसरे घर से एक फौजी है, हर तीसरे घर से एक फौजी है। जहां हर तीसरे घर से फौजियों ने अपने पुलवामा के नाम पे वोट मांगे, तो वो वोट जाना ही था उधर, क्योंकि इतने हिमाचली, इतने फौजी यहाँ पर है,
कारगिल युद्ध के टाइम में भी बहुत यहाँ के शहीद हुए थे। परमवीर चक्र विजेता भी यहाँ से हैं, 3 परमवीर चक्र विजेता इस छोटे क्षेत्र से। उस चक्कर में 2019 में गेम घूम गई, वरना तो 2019 में भी शायद चारों की चारों सीटें बीजेपी को नहीं आती यहाँ से। तो अब भी मुद्दों पे ही आएगी जब तक कुछ इस तरह का बड़ा ना हो मामला। जी, अच्छा, तो ये तो हो गया, लेकिन मैं पूछूं, एक सीट तो हालांकि आपने भी बताया मुझे कि वीरभद्र सिंह की वाइफ जो है प्रतिभा सिंह, वही मंडी उपचुनाव जीत करके सांसद बनी। तो अभी जी, बाई इलेक्शन में जीती। हाँ, तो 2019 में भले बीजेपी के पास 4 सीटें थी, लेकिन अभी 3 सीटें, 1 सीट हार गए हैं। तो अब बात आती है कि जो 2024 के लिए जो तैयारी चल रही है, जो उसमें क्या लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश कंप्लीटली साथ में है इंडिया के या कांग्रेस के, या उसमें अभी भी बीजेपी सेंध मार लेगी, या बीजेपी अपनी सीटें बचा लेगी? बीजेपी सीटें तो नहीं बचा पाएगी, सारी की सारी रिपीट नहीं होगा 2019 वाला आज की डेट में, ये तो तय है। आज की डेट में मैं ईमानदारी से बताऊं आपको, तो मुझे आज की डेट में 2-2 लगता है यहाँ पर चारों सीटों में, खास करके क्योंकि अनुराग ठाकुर वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी तक कोई बड़ा चेहरा कांग्रेस को नहीं मिला है। लेकिन अनुराग ठाकुर अगर जीत जाते हैं ना सर, तो बहुत बड़ा सवाल यहाँ के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों पे आएगा, क्योंकि दोनों उन्हीं कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं। अच्छा, हमीरपुर से ही बिल्कुल बगल की है, अनुराग ठाकुर के बगल का गांव जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू का है। और दूसरा जो डिप्टी सीएम है यहाँ पर मुकेश अग्निहोत्री, वो ऊना से आते हैं, वो भी हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में आता है। नड्डा जी का बिलासपुर भी लोकसभा क्षेत्र में, हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में आता है। अगर अगर कांग्रेस जीतती है तो अनुराग ठाकुर और जेपी नड्डा की भद पिटती है, और अगर बीजेपी जीतती है तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की भद पिटती है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट सीट जो है वो हमीरपुर हो जाती है। रही बात कांगड़ा की सीट, कांगड़ा सीट ऐसी है, कांगड़ा सीट में कांग्रेस को काफी समर्थन मिलता है, गाय भगाए कभी उधर चली जाती है, उधर चली जाती है। मंडी में मैंने आपको बताया अभी कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सांसद है, उन्हीं को दोबारा उतारेगी कांग्रेस। और शिमला में अभी शिमला सीट से बीजेपी के हैं, लेकिन जब कांग्रेस पावर में होती है तो शिमला सीट अक्सर, जब राष्ट्रवाद जैसा मुद्दा ना हो तो शिमला सीट अक्सर कांग्रेस के साथ जाती है, क्योंकि यहाँ वीरभद्र सिंह का और कांग्रेस का मेनली डोमिनेटिंग एरिया है। कांग्रेस जब भी जीतती है हमेशा शिमला, सोलन, ये जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं इसमें शिमला कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो यहाँ कांग्रेस का दबदबा रहता है। तो इस बार इसलिए मुझे लगता है कि हमीरपुर और कांगड़ा शायद बीजेपी अभी इस वक्त स्ट्रांग लग रही है, लेकिन मंडी और शिमला कॉन्स्टिट्यूंसी बीजेपी लग रही है। लेकिन कांगड़ा में गेम बदल सकता है, और हमीरपुर में गेम बदलना कांग्रेस की मजबूरी है, कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया। मैं एक और सवाल करूं हिमाचल प्रदेश पे, उसके बाद मैं बाकी देश पे आऊं, जो पड़ोसी राज्य है उस पर भी आएंगे, कि जो सेब वहाँ का बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहाँ के किसानों के लिए सेब जो है, पर्यटन और मुझे लगता है सेब का उत्पादन, दो महत्वपूर्ण है। बाकी आपने बताया सेना में सब जवान है, वहाँ नौकरी करते हैं, ये 3 पहलू महत्वपूर्ण है हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो। क्या जो हम जो चर्चा सुनते रहे कि सेब को लेकर के, क्योंकि जो छोटे छोटे जो खरीदार थे उसको खत्म करने की कोशिश की गई अलग तरीके से, मतलब जो जो कॉर्पोरेट का जो इंटरवेंशन हुआ वहाँ, पहले ज़्यादा दाम पे, और वो दाम जो है वो लोकल जो आड़तिये थे या वो लोकल खरीदार थे वो नहीं दे पाए। ऐसा 2-3 साल चला, फिर वो एक तरह से समझिए शिफ्ट कर गए कहीं और फिर जो है एक दबाव बनाया कॉर्पोरेट ने कि आपको इस लेवल पे सेव देना है तो दीजिए। और उसमें भी हमने सुना कि वो उसमें भी क्वालिटी तय करती, छोटा सेव ये, बड़ा सेव ये ऐसे करके कर दिया, काफी कुछ किया। मतलब किसान जो है कॉर्पोरेट के चंगुल में फंसते नजर आए। तो अभी क्या हालात है, क्या कॉर्पोरेट में फंस गए हैं, या उससे निकलने वाली स्थिति कांग्रेस सोच रही है, जो वहां के मुख्यमंत्री है, निकालने वाली स्थिति? देखिए धनंजय भाई, अगर आपको हिमाचल को ना पहले तो 2 भागों में बांटना पड़ेगा आपको, यहाँ 2 पोर्शन में। एक है अपर हिमाचल जो प्योर पहाड़ी इलाका है, और एक है लोअर हिमाचल। लोअर हिमाचल में मैंने वो डिस्ट्रिक्ट आपको गिनाई, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी का आधा और थोड़ा चंबा और थोड़ा सोलन का, जहां पर मेन जो सोर्स ऑफ इनकम है वो है फौज में जाना और सरकारी नौकरी करना। अब अपर हिमाचल में आ जाते हैं शिमला, किन्नौर, ये सब, जहां एप्पल, कुल्लू, जहां एप्पल मेन इकोनॉमी है, एप्पल पे सारी डिपेंड करती है। फिर आ जाता है 2 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हैं, किन्नौर और लाहौल स्पीति, जहां आज की डेट में टूरिज्म बहुत ज्यादा है, बहुत जबरदस्त टूरिज्म है। वहां हर कोई आदमी चला होगा, वहां जाना, स्पीति जाना है, लद्दाख से ज्यादा स्पीति में पहुंचने लोग, लद्दाख जैसा ही लगता होगा।
तो जो ये इकोनॉमी है, तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो लोअर हिमाचल में आपने फौज की जो नौकरी है उसको अग्निवीर योजना लाके वहां पर सबसे बड़ा असर हुआ उस चीज को लेकर, उसका असर अभी विधानसभा चुनाव में देखने को मिला। अब रही बात सेब की इकोनॉमी की, देखिए जो सेब बेल्ट है, नो डाउट मैं भी उसी सेब बेल्ट से आता हूं, लोअर हिमाचल के मुकाबले सेब बेल्ट थोड़ी सी आर्थिक रूप में ज्यादा मजबूत है, ज्यादा मतलब पैसे वाले लोग वहां रहते हैं, क्योंकि सेब जो है वो एक महंगी क्रॉप है, अच्छी वो देती है। वो होता ये था कि अदानी ने यहाँ कोल्ड स्टोर बना रखे थे, अदानी के कोल्ड स्टोर हैं। अदानी क्या करता है सर, जब सेब आता है पहले खुली मंडी में जाने देता है, जो प्राइवेट आड़ती होते हैं, जब वो देखता है सेब की ठीक आमद आ गई है और खुली मंडी में रेट गिर गया है, क्योंकि जब फसल ज्यादा आती है तो रेट कम हो जाता है, रेट कम होता है, फिर अदानी अपना कोल्ड स्टोर खोलता है। प्राइवेट मंडी में जाता था सेब, बॉक्स में पैक होकर जाता है, 28 किलो का बॉक्स होता है, बॉक्स का रेट लगता है। लेकिन अदानी देता है वो जो क्रेट होती है ना सर, क्रेट जिसमें आप देखा होगा सब्जी यहाँ रखते थे सब्जी वाले के वक्त, वो क्रेट में देता है और वो केजी के हिसाब से लेता है, वो केजी के हिसाब से लेता है। जब यहाँ रेट कम हो जाता है तो अपना वो खोल लेता है और 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपया रेट ज्यादा देता है वो, तो सारे लोग वहां चले जाते हैं। एक तो रीजन ये है कि उसके वहां से वो पेटी का खर्चा बचता है, पैकिंग का खर्चा बचता है, सीधा पेड़ से तोड़ा, क्रेट में डाला और अदानी के यहाँ ले गए, सब जो है वो छांटता भी अपने आप है, वो सब कुछ करता है। फिर अडानी के बाद जब खूब रश आ जाता है तो अचानक से वो रेट डाउन कर देता है। अब जिसका सेब वहां पहुंच गया है वो वापस तो नहीं ला सकता ना, वो एक बार अंदर चला गया स्टोर में, फिर वो वापस नहीं ला सकता, फिर वो रेट डाउन कर देता है। अब रेट डाउन कर देता है और फिर अचानक से बीच में कभी भी स्टोर बंद कर देता है कि बस अभी फिलहाल के लिए इतना हो गया, बंद कर देता है। फिर मजबूरी में कहाँ जाएगा बेचारा, वो बाहर जाता है प्राइवेट उसके पास फिर से। और शुरू में जब वो खोलता है अडानी रेट ज्यादा देता है तो प्राइवेट बायर को भी मजबूरी में रेट उठाना पड़ता है, अडानी से ज्यादा देना पड़ता है। लेकिन लोग आराम की वजह से वहां जाते हैं, छोटे किसान वहां जाते हैं। फिर जब वो बंद कर देता है फिर वो बाहर आते हैं वापस, बाहर फिर वही होता है हिसाब किताब, रेट महंगा होता है, एक दिन महंगा मिल रहा था, जब वहां आमद बढ़ जाती है रेट छोटा हो जाता है, फिर अडानी खोल देता है अपना, फिर वही गेम खेलता रहता है। मतलब अदानी एक किस्म से इनडायरेक्टली ना पूरी मंडी को जो है, सेब की मंडी को वो कंट्रोल करता है, वो अपने हिसाब से रेट ऊपर नीचे करवाता है इनडायरेक्ट तरीके से। लेकिन इस बार कांग्रेस की सरकार, पहला सीजन है, शुरू हो चुका है, इस सरकार ने कहा है कि एक तो बॉक्स में नहीं बिकेगा सेब, किलो के हिसाब से बिकेगा, केजी के हिसाब से। होता क्या था, हम लोग जो बॉक्स पैक करके लाते थे वो 28-29 किलो का बॉक्स होता था और उसका रेट लगता है 25 किलो का, 25 किलो स्टैंडर्ड रेट लगता है। सरकार ने कहा है कि केजी के हिसाब से रेट बिकेगा, केजी के हिसाब से, पर केजी के हिसाब से होगा रेट बिकेगा। और दूसरी बात, जब पर केजी के हिसाब से बिकेगा ना, फिर अडानी फ्लक्चुएट नहीं कर पाएगा इस तरह के रेट की, कभी ऊपर कभी नीचे, क्योंकि पिछली बार भी पहली बार अडानी के कोल्ड स्टोर बंद हुए क्योंकि लोगों ने प्रदर्शन किया, लोगों ने मजबूर किया अडानी को अपने कोल्ड स्टोर बंद करने के लिए, क्योंकि वो रेट कभी भी कम ज्यादा कर देता। आप मान लीजिए, मैं आपको कहता हूं कि धनंजय जी आपने सेब उगाया है, आज मेरा रेट है, मैं आपको दे रहा हूं आज 80 रुपए किलो, आपने तोड़ा फटाफट से पहुंचा दिया स्टोर पे, आपने क्रेट भी उन्हीं की लानी पड़ती है, और मैं अगले दिन कह दूं कि आज रेट है 65 रुपए, तो आपको तो बैठे बैठे 15 रुपए का नुकसान हो गया ना, आपने तो अंदर दे दिए, स्टोर कर दिए। इसको लेकर बड़ा रोष हुआ था। तो इस बार कंट्रोल करने की कर रही है कोशिश सरकार की, ये जो है वो एक जो बड़े हैं जिनका करोड़ों रुपए का सेव होता है सर, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अडानी के चंगुल में फंसते नहीं, वो तो सीधा यहाँ से चेन्नई, बैंगलोर, कलकत्ता इधर भेजते हैं और वहां से बाहर भेजते हैं। लेकिन जो छोटे होते हैं, छोटे फार्मर जिनके 300 बॉक्स, 400 बॉक्स, 200 बॉक्स ऐसे बॉक्स होते हैं, वो इनके चंगुल में फंसता। उनको बचाने के लिए इस बार कहा कि किलो के हिसाब से दिया जाएगा, और किलो के हिसाब में फिर इतना फ्लक्चुएट नहीं कर पाएगा अडानी रेट को, क्योंकि फिर केजी तो एक ही रेट मिलेगा दोनों में, अंदर भी और बाहर भी। ये एपिसोड, चूंकि हम इंट्रोडक्टरी एपिसोड समझिए, एक तरह से हम दुनिया को या देश को थोड़ा हिमाचल प्रदेश का परिचय देना चाह रहे हैं, तो इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा डिटेलिंग करना चाह रहे हैं बेसिक चीज़ों पे। अब एक फिर से, चूंकि हमारा आधे घंटे का समय हो भी गया है, 5 मिनट आपसे और बात करते हैं, फिर हम दूसरे दिन फिर आपके साथ बैठेंगे और पंजाब, हरियाणा और ये राजस्थान और जम्मू कश्मीर पे भी बात करेंगे आपसे एक अलग से। ये तो हिमाचल प्रदेश पे केंद्रित है। सर धनंजय भाई एक बात बताऊं मैं, 2024 के इलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, उनमें से एक है पंजाब। पंजाब बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा सर। एक तो ये है कि वहां नॉन बीजेपी है, मुकाबला आपस में ही है, और दूसरी बात वहां की स्थितियां ना इफेक्ट करती है, हरियाणा को भी इफेक्ट करती है, हिमाचल को भी।
पंजाब दोनों स्टेट को इफेक्ट करता है, क्योंकि अल्टीमेटली थे तो तीनों स्टेट एक ही स्टेट थे, ये पंजाब से ही निकले हैं दोनों, तो बहुत इफेक्ट करता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है पंजाब पे बात करना। हालांकि देखिए हमारे बिहार में क्या होता है, बिहार जो है वो बंगाल से निकला है, 3 स्टेट बिहार, उड़ीसा और बंगाल। तो बंगाल की राजनीति देखिए अलग है, हालांकि उसका असर आया है यहाँ पे, एक नेक्सलाइट वाला जो पार्ट, जो वामपंथी आंदोलन है, उसका असर बिल्कुल है, आप वहां पे सही कह रहे हैं। फिर उड़ीसा में भी वो आंदोलन है, डिफरेंट है, यहाँ एक अलग रीजनल पार्टी है, तो मतलब बात आप भी सही कह रहे हैं, और इस तरह से भी चीजें बदलती है। खैर, तो मैं लास्ट सवाल करूंगा, अगर आपसे आखिरी सवाल करूंगा आज के प्रोग्राम के लिए, कि आपको क्या लग रहा है कि एक राष्ट्रीय संदर्भ में, अब रीजनल संदर्भ में बात नहीं करते हैं, हिमाचल प्रदेश से क्या दिख रहा है, राष्ट्रीय संदर्भ में इंडिया का गठबंधन मजबूत लग रहा है या एनडीए मजबूत लग रहा है? आपको लग रहा है कि नहीं, इस बार भी जो है नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा काम करेगा? क्या लग रहा है? क्योंकि मणिपुर में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, वो एक अलग स्थिति बयान कर रही है। तो अभी पता नहीं, अभी तो इंटरनेट अभी नहीं वहाँ शुरू हुआ है, इंटरनेट शुरू होने के बाद क्या तस्वीर और बनेगी, लेकिन जिस तरह की वहाँ की हिंसा, मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम तक जाने की बात की जा रही है, तो क्या होता है? तो आपको क्या लग रहा है वहाँ से? हिमाचल प्रदेश की सर्द जगह है, वहाँ पे गर्मी में भी ठंडी रहती है, मुझे लगता है लोग बिहार की तरह उबलते कम होंगे, तो क्या लग रहा है कि इंडिया मजबूत रहेगा या एनडीए? देखिए धनंजय भाई, मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर मैं आज ये कहूं कि इंडिया जो है वो एनडीए पे भारी है, तो वो थोड़ा सा एग्जेजरेशन होगा, ज्यादा बात होगी, क्योंकि दरअसल एनडीए तो कुछ है ही नहीं ना, है तो बीजेपी सारी, एनडीए तो जबरदस्ती के इकट्ठे किए हैं, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, उस तरह का है। अभी पीछे किसी ने, मैंने देखा था सोशल मीडिया पे एक सर्वे किसी ने किया, तो पता लगा कि 38 पार्टियां जो इकट्ठी की है एनडीए में, 14 पार्टियां ऐसी जिनका लोगों ने नाम भी नहीं सुना हुआ लोगों ने, जिन 14 पार्टियां ऐसी है, तो है तो बीजेपी, लेकिन असर तो हुआ है, तभी प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसी ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। कल की आपने स्टेटमेंट सुनी, उससे पहले आपने भोपाल की स्टेटमेंट सुनी, जहां धमकी बाकायदा दी, और अगले दिन ही अजित पवार टूट जाते हैं। ये जो फ्रस्ट्रेशन प्रधानमंत्री के चेहरे पे दिख रही है, घबराहट प्रधानमंत्री के चेहरे पे दिख रही है, असर तो इंडिया का ही है ना, एक साथ हो गए। क्योंकि जेपी नड्डा, आपने जैसे खुद कहा कि वो तो बाकायदा बोल रहे थे कि रीजनल पार्टीज खत्म हो जाएंगी, रीजनल पार्टी का अस्तित्व नहीं बचेगा। जब वो नहीं हुआ तो कहने लगे कि भाई अब तो विपक्षी एकता तो संभव ही नहीं है, ये तो अलग अलग उसके हैं। अब वो भी हो गई, लेकिन मेरा ये कहना है कि एनडीए पे इंडिया भारी पड़ सकता है, बशर्ते ये है कि जो इनका सीट शेयरिंग वाला जो जिस दिन बैठक होगी, उसमें क्या निकलता है, उस पर बहुत डिपेंड करता है। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली जैसे वहां मेजर प्लेयर बीजेपी है, इस तरफ भी मेजर प्लेयर कांग्रेस है। कांग्रेस को अगर आप हर तरह से नोचने की कोशिश करेगी रीजनल पार्टियां, फिर तो नहीं चलेगा ना। कांग्रेस भी इस बात को समझ चुकी है आज की डेट में कि भाई हम ज्यादा तो नहीं कर सकते ना। अब आप कहें कि अरविंद केजरीवाल कहें कि दिल्ली भी मेरे लिए छोड़ दो, पंजाब भी मेरे लिए छोड़ दो, क्यों छोड़ दो भाई, वो पागल थोड़ी है कांग्रेस। मैं आपको बताता हूं धनंजय भाई, छोटी सी बात पंजाब की, पंजाब के चुनाव से 8 महीने पहले तक कांग्रेस के आसपास भी कोई नहीं था। मैं वहां पर 6 जिले घूम के आ रहा था, कोई भी नहीं था। ऐसा लग रहा था कांग्रेस की तो सरकार हाथों हाथ रिपीट हो रही है, लेकिन कांग्रेस की अपनी गलतियों की वजह से वहां आम आदमी पार्टी को वोट नहीं मिला, कांग्रेस की गलतियों की वजह से कांग्रेस के खिलाफ वोट गया। तो इस तरह की चीजें नहीं कर सकती कांग्रेस। तो इसलिए डिपेंड सारे का सारा इस पे करता है कि सीट शेयरिंग कैसी होती है। सीट शेयरिंग एक बार सामने आपको दिख जाए, खाका बन जाए, उसके बाद एनडीए पे इंडिया जरूर भारी पड़ सकता है। और दूसरी बात, एक चीज और छोटी बात ऐड करूंगा कि अगर आपको एनडीए को इंडिया पे भारी पड़ना है ना, तो सर अकेले कांग्रेस को ही नहीं लड़ना है, लड़ना सबको चाहिए। मुझे हैरानी इस चीज की होती है कि जिस दिन मणिपुर का वीडियो आता है उस दिन ट्वीट आते हैं सबके, उसके बाद कहाँ हैं सब लोग? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे, यही सब बोल रहे हैं ना। आपने अपने एमपी खड़े कर दिए उस हिसाब से कि हमारे एमपी है। एमपी से क्या होता है? उधर तो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष खड़ा है, पूरा राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़ा है। ऐसा नहीं होता ना सर। आप उसमें एक और होता है प्रदीप भाई कि जो देखिए कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, तो वो जब एड्रेस कर रहा है तो राष्ट्रीय चैनल, राष्ट्रीय सब कुछ होता है। लेकिन डिजिटल पार्टियां जब एड्रेस करती हैं, कुछ बोलती हैं, तो वो राष्ट्रीय स्तर पर नहीं आ पाता। समझिए तेजस्वी ने बिहार में क्या बोला, या ममता बनर्जी के अलावा दूसरी उनकी पार्टी के लोगों ने क्या बोला, वो आम आदमी को पता नहीं चलता। कि मैं ट्विटर पे देख रहा हूं, मेरा कहने का यह मतलब है, जैसे संजय सिंह के साथ जो हुआ, संजय सिंह के साथ जिस तरह से हुआ, अगर ये दिल्ली आ जाते और एक पार्लियामेंट के बाहर एक छोटा सा रोष मार्च निकाल लेते, 2 संदेश साफ जाते। एक तो इनकी एकता का संदेश जाता कि अब एक दूसरे के साथ बिल्कुल कस के खड़े हैं, और दूसरी बात
पब्लिक तक ये भी संदेश जाता ना कि देखिए हो तो गलत रहा है यार, संजय सिंह को कैसे इन्होंने बाहर एकदम से बाहर कर दिया। ऐसी छोटी-छोटी घटनाओं में होता क्या है कि इवेंट मैनेजमेंट होती है। मोदी ने क्या किया 9 साल में, इवेंट मैनेजमेंट ही तो किया ना। बीजेपी ने इवेंट मैनेजमेंट किया, छोटे-छोटे मौका मिला, मौके को बनाया, उन्होंने मौके पे चौका मारा। वही आपको करना है, मौके पे चौका मारना है तो बिल्कुल, बिल्कुल, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो समय हमारा पूरा होने से ज़्यादा आगे चला गया है। 30 मिनट की सोचते हैं लेकिन 35 मिनट 12 सेकंड हो गया है। तो प्रदीप भाई आप आए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपको हम जल्दी ही फिर लेकर के आएकर हम बात करेंगे पंजाब जी, पर, जी। राजस्थान पर, जम्मू-कश्मीर पे, है ना? तो आपका बहुत-बहुत जी, जी। धन्यवाद। दोस्तों, अभी बहुत आप जो अभी आपने जो जो सुना प्रदीप भाई को, प्रदीप भाई ने जो बयान किया उससे स्पष्ट हो जाती है तस्वीर कि हिमाचल प्रदेश में क्या है। लेकिन पूरे राष्ट्रीय स्तर पे हम अलग-अलग प्रदेशों को देख रहे हैं ताकि ये पता चले कि क्या स्थिति बनेगी 2024 में। क्योंकि सारी जो राजनीतिक चर्चाएँ हैं या राजनीतिक जिसको कहते हैं कि पैंतरेबाज़ी है, वो सारी जो है 2024 को चुनाव को लेकर के हो रहा है। क्योंकि इस देश में सबसे बड़े विषय जो है वो मोदी हो गए हैं, नरेंद्र मोदी। या तो नरेंद्र मोदी को चाहने वाले लोग हैं या नरेंद्र मोदी को नहीं चाहने वाले लोग हैं, या उनके विरोधी हैं या उनका सपोर्टर हैं। लेकिन नागरिकों का भला तो तब होगा जब नागरिकों की बात करने वाले लोग होंगे, आपकी बात करने वाले लोग होंगे, जो मुद्दे हमारे हैं, जो मूल मुद्दे हैं, जिससे अब समझ लीजिए कि जो 60% आबादी है वो अनाज के लिए 5 किलो अनाज पे राजनीति उसकी चल रही है, या उस जिस तरह से वोटिंग कर रहे हैं 5 किलो अनाज पे जीवन चल रहा है उसका। तो 75 साल के बाद 5 किलो अनाज तो बड़ी त्रासद है। और फिर हम जो है अलग-अलग चीज़ों में उलझा देते हैं। हम स्वास्थ्य की बात नहीं करते हैं, हम रोज़गार की बात नहीं करते हैं, हम कृषि की बात नहीं करते हैं, तो बड़ी दुखद बात है। और हम बात करने लगते हैं विश्व में डंका बज रहा है और क्या-क्या हो रहा है। खैर, तो ये बातें तो चलती रहेगी। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा आप ज़रूर बतलाएँ, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो अपने दोस्तों, मित्रों, परिचितों को बतलाएँ कि एक ऐसा चैनल आया है जो अलग बात कर रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपकी बातें ज़्यादा से ज़्यादा हम करें। एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि हमारा चैनल भी मोनेटाइज़ हो गया है, और आप जो है अगर सहयोग करना चाहें, आर्थिक सहयोग करना चाहें, तो आप थैंक्स बटन दबा कर के सहयोग कर सकते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे नए कार्यक्रम के साथ।